हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर में पावर के कॉन्सेप्ट को समझा था। पावर यानी शक्ति क्या होती है ये जाना था। साथ ही साथ हमने ये देखा था कि आप किस तरीके से जो पावर की यूनिट है उसे डिफाइन कर सकते हैं, वॉट को किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके बेस में हमने कुछ न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस देखे थे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। आज हम इसके जो आगे के प्रश्न हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। फिर आपका जो टॉपिक है, जो कि लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, कमर्शियल यूनिट ऑफ जो आपकी पावर है या इलेक्ट्रिसिटी है, उसको हम डिस्कस। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, अ लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या कहा गया है कि जो लैम्प है वो क्या करता है, 1000 जूल की विद्युत ऊर्जा का यूज करता है। ठीक है, इन 10 सेकेंड, कितने में, 10 सेकेंड में। व्हाट इज इट्स पावर, आपको बताना है कि इसकी पावर क्या हो। क्या कहा है कि एक लैंप है वो 1000 जूल की ऊर्जा की खपत करता है 10 सेकंड में, तो आपको पावर याद करनी। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट करेंगे। क्या दिया गया है, एनर्जी कंज्यूम बाय द लैम्प। लैम्प के द्वारा लैम्प के द्वारा ली गई ऊर्जा। ठीक है, यानी ई कितना है, ई 1000 जूल। ठीक है, तो ये क्या है आपका कि जो लैंप के द्वारा जो ऊर्जा ली गई है, एनर्जी ली गई है, उसका मान कितना है, 1000 जूल। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम दिया गया है, टाइम टेकन लिया गया समय, ये जो आपका समय है, कितना है समय, 10 सेकेंड। अब क्या निकालनी है, पावर निकालनी है। पावर यानी शक्ति का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम होता है। ठीक है, ई बाई टी, तो ई बाय टी, तो 1000 बाय 10 यानी 100 जूल सेकेंड। ठीक है, 100 जूल सेकेंड या 100 वॉट। तो अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, पावर कंज्यूम्ड बाय द लैम्प कितनी है, 100 वॉट। लैम्प के द्वारा सौ वॉट की ऊर्जा ली गई। ठीक है, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, डिफाइन एवरेज पावर। क्या कहा गया है, औसत शक्ति को परिभाषित कीजिए। एवरेज पावर क्या होती है, इसको आपको परिभाषित करना है। तो जब भी हम पावर की बात करते हैं, शक्ति की बात करते हैं, तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बटा
समय। शक्ति यानी पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, कार्य बटा समय। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है, एवरेज पावर यानी औसत शक्ति, एवरेज पावर यानी औसत शक्ति। तो औसत शक्ति जो है वो क्या होगा, उसको आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, प्रति जो आपका प्रति सेकंड समय में किया गया कुल कार्य। ठीक है, इस तरीके से, या जो है यहाँ पे आपका अगर फॉर्मूले की बात करें तो आ जाएगा कुल कार्य बटा कुल समय, कुल कार्य बटा कुल समय। इंग्लिश में आप लिखेंगे एवरेज पावर इक्वल्स टू टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये क्या है आपका एवरेज पावर यानी औसत शक्ति। तो औसत शक्ति क्या है, बेसिकली औसत शक्ति को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है, एक अनुपात है कुल कार्य बटा कुल समय। ठीक है, तो ये आपका क्या है, औसत शक्ति है। अब हम यहाँ पे इसके आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर किस तरीके से लिखेंगे, एवरेज पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल वर्क डन बाय एन एजेंट टू द टोटल टाइम टेक। ठीक है, तो अगर हम एवरेज पावर की बात करें, औसत शक्ति की बात करें, तो औसत शक्ति को हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, हम इसे इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि ये क्या है, एक अनुपात है। अनुपात है किसका, कुल किया गया कार्य और कुल जो समय यहाँ पे लिया गया है, यानी इस कुल कार्य को करने में जो समय लिया गया है, इन दोनों का जो अनुपात होता है वही आपका एवरेज पावर यानी औसत शक्ति कहलाता है। ठीक है, औसत शक्ति को एक एजेंट द्वारा किए गए कुल कार्य और लिए गए कुल समय के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका एवरेज पावर है। पावर और एवरेज पावर की जब आपको डेफिनेशन लिखने के लिए आती है तो आपको जो है टोटल वर्क डन यानी कुल किया गया कार्य, कुल लिया गया समय, इसका ध्यान रखना है। जो एवरेज पावर है वहां पे आपका कुल कार्य और कुल लिया गया समय आता है। वहीं जब हम नॉर्मल शक्ति या पावर की बात करते हैं तो उसमें कार्य बटा समय आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर दें। ठीक है, नोट करें। अब हम बात करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा की व्यापारिक मात्रा, क्या व्यापारिक जो यूनिट है उसके बारे में बात। अभी तक हमने जो ऊर्जा की यूनिट की बात की थी वो हमने जूल की बात की थी। किसकी बात की थी, जूल, जो कि आपकी ऊर्जा तथा कार्य दोनों की यूनिट है। अब अगर हम जूल की बात करें तो जूल एक बहुत कम जो है एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, यानी बहुत कम मात्रा की ऊर्जा को हम जूल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ये जानते हैं कि कई बार ऊर्जा का बेहद ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कारखानों की, इंडस्ट्रीज की, वहां पे मशीनों को चलाने के लिए, इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए बेहद ज्यादा मात्रा में ऊर्जा का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है। इसी तरीके से घरों में, ठीक है, आपके घर हो गए, कारखाने हो गए, स्कूल हो गए, कॉलेज, तो यहाँ पे जिस ऊर्जा का उपभोग किया जाता है, जैसे कि आपकी विद्युत ऊर्जा हो, ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है और बहुत ज्यादा मात्रा में इसका यूज किया जाता है। अब इस प्रकार की जो ऊर्जा होती है, ठीक है, उसको हम सिर्फ जूल्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जूल्स में क्या हो जाएगा, ये बहुत ही इनकन्वीनियंट हो जाएगा, यानी बिल्कुल ठीक नहीं होगा इसको मेंशन करना या इसकी मात्रा बताना। तो इसके लिए हम कुछ कमर्शियल यूनिट्स का यूज करते हैं। ठीक है, कुछ कमर्शियल यूनिट्स है जिनका हम यूज करते हैं, जिनके माध्यम से हम ऊर्जा की मात्रा को बताते हैं कि इतनी मात्रा का यूज हो। उसमें से एक है आपकी किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा जो है, ये क्या है, ये एक बड़ी यूनिट है जो है किस ऊर्जा की, एनर्जी की। ठीक है, इसी तरीके से आप यूनिट्स की बात करते हैं। ठीक है, जैसे हम घर में जब हम
इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, तो वहां पे हम एक यूनिट की बात करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जो आपका बिल होता है, ठीक है, और बिजली का बिल आता है तो हम बोलते हैं इतनी यूनिट एनर्जी का, इतनी यूनिट बिजली का हमने यूज किया। तो यहाँ पे जो यूनिट होता है बेसिकली वो आपके किलोवाट आवर को ही दर्शाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी कमर्शियल यूनिट होती है, ठीक है, व्यवसायिक जो मात्रक है ऊर्जा का, वो क्या है आपका किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा, ठीक है। द यूनिट जूल इज टू स्मॉल एंड हेंस इज इनकन्वीनियंट टू एक्सप्रेस लार्ज क्वांटिटी। जो जूल है, ठीक है, जो यूनिट है जूल, वो बेहद छोटी है, बेहद कम है, और इसलिए हम जो बड़ी क्वांटिटी होती है, ज्यादा मात्रा होती है, उनको इसमें रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। We use a bigger unit of energy called kilowatt hour। तो हम यहाँ पे किसका उपयोग करते हैं, बड़ी यूनिट का। कौन सी बड़ी यूनिट, किलोवाट आवर यानी किलोवाट घंटे का हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। Let us say we have a machine that uses 1000 joule of energy every second। हमने क्या कहा कि हमारे पास एक एनर्जी, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक, सॉरी, हमारे पास एक मशीन है, ठीक है, हमारे पास एक मशीन है, और वो जो मशीन है वो प्रति सेकंड में 1000 जूल की ऊर्जा की खपत करती है, ठीक है। हमारे पास एक मशीन है, वो क्या करती है, हर सेकंड जो है 1000 जूल की ऊर्जा की खपत करती है, ठीक है। अगर हम उसको क्या करें, लगातार 1 घंटे तक चलाएं, ठीक है। हमारी मशीन ने क्या किया, हमारी मशीन ने क्या किया कि 1 सेकंड में क्या किया, 1000 जूल की ऊर्जा का यूज किया, ठीक है। और अगर हम क्या करें, इसी मशीन का उपयोग कॉन्टिन्यूसली करें यानी लगातार करें, तो क्या होता है, तो ये जो ऊर्जा का, जिस ऊर्जा का ये यूज करती है वो कितनी होती है, किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। तो वो कितनी होती है आपकी, 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 1 किलोवाट घंटा क्या हो गया आपका, यानी इसका मतलब यह है कि 1 घंटे में क्या हो गया, 1 किलोवाट की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसका यहाँ पे यूज हो रहा, ठीक। 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी यूज इन 1 आवर, ठीक है। यानी क्या कहा गया है कि 1 किलोवाट घंटा क्या है, वह ऊर्जा है जिसका उपभोग, जिसका यूज 1 घंटे के लिए किया गया है, और इसका जो रेट है वो कितना है, 1000 जूल प्रति सेकंड, या जिसे आप कह सकते हैं 1 किलोवाट, ठीक है, 1 किलोवाट, ठीक है। 1 घंटे में 1000 जूल प्रति जूल सेकंड, ठीक है, जूल प्रति सेकंड जो है ऊर्जा का यहाँ पे यूज किया गया है। इसी को आप क्या कहते हैं, 1 किलोवाट। क्यों कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका जूल पर सेकंड जो होता है वो वॉट होता है। तो 1000 जूल पर सेकंड क्या हुआ, वॉट। 1000 किसके बराबर होता है, 1 किलो के, तो 1 किलो वॉट, ठीक है। 1 किलो आपका वॉट हो जाएगा, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, जूल प्रति सेकंड वॉट के बराबर होता है, आपने ये पढ़ा है, और 1000 है तो 1 किलो, तो 1 किलो वॉट, ठीक है। तो 1000 जूल प्रति सेकंड क्या होता है, 1 किलोवाट होता है। अगर हम इसे जो है जूल में परिवर्तित करें तो कैसे होगा, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट गुना 1 घंटा। अब 1 किलोवाट आपका बराबर होता है 1000 वॉट के, लिख देंगे। 1 घंटा कितना होगा, 100 सेकेंड, यानी 3600 सेकेंड। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 36 लाख जूल। या आप लिख सकते हैं कि 1 किलोवाट घंटा जो है वो बराबर है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के, ठीक है। तो ये इसके बराबर है, 1 किलोवाट घंटा जो है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर है, तो ये है, ठीक है, नोट कर।
अब हम बात करते हैं उस ऊर्जा की जिसका जो यूज है वो आपके घरों में, कारखानों में किया जाता है। ठीक है, तो आपने जो है ऊर्जा को मेजर करने के लिए अपने घरों में जो है मीटर देखा होगा, जिससे आप क्या करते हैं, ये नोट करते हैं कि आपने कितनी बिजली की खपत की। ठीक है, आपका जो मीटर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है किलोवाट आवर मीटर, किलोवाट घंटा मीटर। ठीक है, किलोवाट आवर मीटर। अब यहाँ पे आपके पास आप ये देख सकते हैं ये मीटर है, और यहाँ पे क्या होता है आपका, जिस तरीके से आप क्या करते हैं ऊर्जा की जैसे जैसे खपत करते हैं वैसे वैसे ये मीटर चलता है और यहाँ पे आपकी रीडिंग्स आती रहती है। अब जब भी हम इन रीडिंग्स को पढ़ते हैं तो हम किस में पढ़ते हैं, आपका यूनिट में पढ़ते हैं, और बेसिकली ये जो यूनिट होती है ये आपकी किलोवाट आवर ही होती है। हम बोलते हैं इतनी यूनिट की बिजली की हमने खपत की है, तो ये जो यूनिट है वो आपका किलोवाट घंटा ही होता है, किलोवाट आवर ही होता है। तो जो आपके कारखाने हैं, घर हैं, वहां पे जो बिजली का उपयोग किया जाता है उस बिजली को का जो मात्रक होता है या जो हम उसकी यूनिट लेते हैं वो किलोवाट आवर लेते हैं, जिसे हम एक यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, the energy used in households, industries and commercial establishment are usually expressed in kilowatt hour। यानी घरों में, कारखानों में या जो भी आपके व्यवसायिक जो जगह है, ठीक है, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गए, ठीक है, ऑफिस हो गए, तो वहां पे जो भी आपकी एनर्जी का, ऊर्जा का यूज होता है उसे हम किलोवाट आवर में एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज ड्यूरिंग अ मंथ इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट। जैसे कि अगर हम विद्युत ऊर्जा की बात करें तो किसी एक महीने में हमने कितनी विद्युत ऊर्जा का यूज किया है वो हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। हियर 1 यूनिट मीन्स 1 किलोवाट आवर। यहाँ पे क्या होता है, एक यूनिट का मतलब 1 किलोवाट घंटा या 1 किलोवाट आवर होता है। तो इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं आपका जो अगला प्रश्न है उसकी ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वॉट इज यूज फॉर 6 आवर्स पर डे। यानी क्या कहा गया है, एक विद्युत बल्ब है उसे हम 60 वॉट का विद्युत बल्ब है उसे हम 6 घंटा प्रतिदिन इसका यूज करते हैं। कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे बाय द बल्ब। क्या कहा गया है कि इस बल्ब के द्वारा जो है एक दिन में कितनी ऊर्जा की खपत की गई है ये आपको बताना। क्या दिया गया है, जो आपका बल्ब है उसकी पावर, ठीक है, उसकी शक्ति दी गई है 60 वॉट, और क्या कहा गया है कि हर दिन क्या किया जाता है, 6 घंटे तक चलाया जाता है। तो आपसे पूछा है कि एक दिन में इसके द्वारा जो ऊर्जा की खपत होगी वो कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है इसे नोट करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब विद्युत बल्ब की शक्ति, यानी यहाँ पे P की वैल्यू दी गई है कितनी है, 60 वॉट। ठीक है, किलोवाट में बात करें तो कितना होगा ये, 0.06 किलोवाट। 60 को आप 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा किलोवाट। ठीक है, क्या कहा गया है, इसको एक दिन में 6 घंटे यूज किया जाता है। तो आप लिखेंगे टाइम, समय कितना दिया गया है, 6 घंटा। ठीक है, क्या कहा गया है, एक दिन में 6 घंटे चलाया जाता है। तो एक दिन में बल्ब के द्वारा कितनी ऊर्जा की खपत की जाएगी। तो यहाँ पे जो आपकी
ऊर्जा की खपत हमें बतानी है वो यूनिट्स में बतानी है, तो आप क्या करेंगे, पावर को आपने किलोवाट में परिवर्तित किया, टाइम आपका घंटे में दिया है 6 आवर्स, और आप ये जानते हैं कि जो आपकी यूनिट होती है, यूनिट का मतलब क्या है, किलोवाट आवर में बताना है। तो आप क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो ऊर्जा की खपत आएगी, एनर्जी कंज्यूम आ जाएगी, वो इस तरीके से आ जाएगी, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे, एक दिन में ऊर्जा की खपत कितनी है, 0.06 इंटू 6, 0.36 यानी 0.36 किलोवाट आवर। ठीक है, तो इतनी ऊर्जा की यहाँ पे खपत की गई है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे यूनिट का मतलब किलोवाट आवर है, इसलिए हमने पावर को पहले किलोवाट में परिवर्तित किया और फिर समय के साथ गुणा किया, जो कि घंटे में दिया गया था। अगर आपका जो समय है वो आवर में नहीं दिया गया है, सेकंड्स में दिया गया है, तो आप पहले इसे आवर में कन्वर्ट करेंगे और फिर आप जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे, जिससे क्या आएगा, आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यूनिट्स की बात करें तो 0.36 यूनिट का यहाँ पे यूज किया जा रहा है एक दिन में। ठीक है, तो आप लिखेंगे बल्ब के द्वारा एक दिन में 0.36 यूनिट यूनिट्स की खपत की गई, 0.36 units of energy is consumed by the electric bulb। okay? इस तरीके से यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, नोट करें। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन अ कर्व पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। क्या होता है, आप क्या करते हैं, एक वस्तु लेते हैं, उसे किसी एंगल से ग्राउंड से ऊपर की ओर फेंकते हैं, और वो क्या करता है, एक वक्र पथ या एक कर्व पथ में, ठीक है, वो क्या करता है, घूमता है और वापस ग्राउंड में आ जाता है। यानी आपने क्या किया, मान लीजिए ग्राउंड है, आपने एक एंगल में क्या किया, बॉल थ्रो की, वो इस तरीके से मुड़ता है और वापस क्या करता है, ग्राउंड में आ जाता है। ठीक है, द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। जो इनिशियल पॉइंट है यानी प्रारंभिक बिंदु है और जो अंतिम बिंदु है, ठीक है, ये दोनों एक ही जो है क्षैतिज तल पर या एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। क्या कहा गया है कि जो ग्रेविटी है, ठीक है, उसके द्वारा जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, उस पे क्या कार्य किया। क्या कहा गया है कि हमने क्या किया, ग्राउंड से एक वस्तु को जो है फेंका, एक एंगल पे फेंका और वो कर्व पाथ लेके वापस ग्राउंड में पहुंचा। ठीक है, उसकी जो शुरुआती और अंतिम बिंदु है दोनों एक ही लाइन पर है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके द्वारा क्या जो है कितना कार्य किया गया है। ठीक है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ,
हमने क्या किया, वस्तु को फेंका, और कैसे फेंका, एक एंगल में यहाँ पे हमने फेंका, जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे। हमने क्या किया, एक एंगल में यहाँ पे हमने इसे फेंका। ये क्या किया इसने, ये ऊपर गया, एक कर्व पाथ में गया और फिर वापस नीचे, यानी सेम लाइन से आ गया। अब यहाँ पे जब हम वर्क की बात करेंगे तो यहाँ पे हमने एनर्जी के द्वारा वर्क की बात की है, सॉरी ग्रेविटी के द्वारा वर्क की बात की है। तो जब हम ग्रेविटी के द्वारा वर्क की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बेसिकली mgh की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप पोटेंशियल एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, mgh से बात कर रहे हैं। अब क्या होता है कि जैसे आपने यहाँ पे बॉल फेंकी, वापस वो क्या आ गई, ग्राउंड में, ठीक है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की अगर हम बात करें, दोनों एक ही लाइन पे है, ठीक है, यानी अगर हम h की बात करें यहाँ पे 0, ठीक है, क्या हुआ, एक कर्व पाथ लिया, वापस वो वही पहुंच गए, ठीक है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही लेवल पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h का मान 0 हो जाएगा, तो ये mgh होगा। तो वर्क कितना हो जाएगा, mg इंटू 0 यानी 0। तो यानी अगर हम बात करें ग्रेविटी की, तो ग्रेविटी के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो इस वस्तु है उसमें जो कार्य किया गया है वो 0 है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि क्या एक लाइन कही गई है कि जो प्रारंभिक बिंदु है और जो अंतिम बिंदु है, दोनों एक ही क्षैतिज रेखा पर, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पर लाई करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, h की वैल्यू आपकी 0 है, ठीक है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है या सेम ही लाइन, ठीक है। तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब हम आंसर की बात करते हैं। आंसर आप किस तरीके से लिखेंगे ये हम देख लेते हैं। तो आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड सोली ऑन द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। किसी भी वस्तु के द्वारा जो कार्य किया गया है, किसके कौन सी, किसके द्वारा, किसी भी वस्तु पे कार्य किया गया है, किसके द्वारा, ग्रेविटी के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, वो किसके ऊपर निर्भर करता है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर वह निर्भर करता है, ठीक है। यानी बेसिकली वो ऊंचाई के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी ऊंचाई में कितना विस्थापन, ठीक है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट is given by distinction in the initial and final position height of the object which is 0। यहाँ पे जो हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं वो किसके द्वारा दिया जाता है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु या प्रारंभिक और अंतिम स्थिति या ऊंचाई के द्वारा दिया जाता है। और ये क्या है आपका, यहाँ पे 0 है यानी 0 है। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन W इक्वल्स टू mgh। अगर हम कार्य की बात करें तो कार्य को हम mgh से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आपका h क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और जो अंतिम बिंदु है दोनों एक ही तल पर है, यानी इनके बीच में कोई भी हाइट का डिस्प्लेसमेंट नहीं है, या किसी भी प्रकार का जो है विस्थापन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही है। तो W इक्वल्स टू हो जाएगा mg इंटू 0। तो 0 से आप किसी भी कांस्टेंट को, किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 यानी 0 आता है, तो 0 जूल आ जाएगा। हेंस द वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन द ग्राउंड ऑन द गिवन ऑब्जेक्ट इज 0 जूल। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो आपका ये वस्तु है, जो ये ऑब्जेक्ट है, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो कार्य किया गया है वह कितना है, 0 यानी 0 जूल, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से यहाँ पे आंसर लिखेंगे, ठीक है, इसे नोट करें। अब आपका अगला प्रश्न है, अब बैटरी लाइट्स अ बल्ब। एक बैटरी के द्वारा एक बल्ब को क्या कर दिया जाता है, प्रकाशित कर दिया जाता है या उसे लाइट अप कर दिया जाता है, डिप कर दिया जाता है। डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। आपको क्या बताना है कि इस प्रक्रिया में ऊर्जा में क्या बदलाव आए हैं, क्या इसमें चेंज आया है, इसका क्या रूपांतरण हो रहा है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब
सबसे पहले हमें क्या कहा गया है कि अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब, यानी जो बल्ब है वो किसके द्वारा लाइट किया जा रहा है, किससे कनेक्ट करके वो क्या हो रहा है, दीप्त हो रहा है, वो है आपका बैटरी। मान लीजिए आपकी बैटरी है और हमने क्या किया, इससे कनेक्ट किया आपका एक बल्ब, आपका बल्ब करा और ये क्या हो गया, दीप्त हो। अब अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी के बारे में आप क्या जानते हैं, बैटरी क्या है, ऊर्जा का एक स्रोत है जिसमें ऊर्जा केमिकल फॉर्म में यानी रासायनिक रूप में स्टोर होती है। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो आपकी बैटरी थी इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल था, एक नेगेटिव टर्मिनल था, इन दोनों को हमने तार से जोड़ा और तार से जोड़ने के बाद हमने क्या किया, इसको बल्ब से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे बल्ब से क्या कर दिया, इसे जोड़ दिया, हमने पढ़ा है। ठीक है, और इसके विपरीत दिशा में आपकी क्या होती है, करंट जो है यह धारा प्रवाहित होती है। तो क्या होगा, रासायनिक रूप की जो ऊर्जा है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगी, वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब जब ये विद्युत ऊर्जा आपके बल्ब से गुजरती है तो बल्ब क्या होता है, लाइट अप होता है, यानी प्रकाश देता है। तो लाइट अप होता है, प्रकाश देता है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो गया और ये फिर बल्ब से गुजरा, बल्ब से लाइट अप हो गया, यानी ये दीप्त हुआ और इसने दीप्त होने के साथ साथ जो है क्या दी, हीट दी, यानी इसने जो है तापीय ऊर्जा और प्रकाशीय ऊर्जा दोनों दी। ठीक है, तो क्या हुआ, फिर ये कन्वर्ट हो गया लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो बैटरी है, बैटरी में ऊर्जा रासायनिक रूप में होती है, ये क्या हुआ, ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हुई और तार के माध्यम से बल्ब तक पहुंची। बल्ब ने क्या किया, इस विद्युत ऊर्जा को जो है प्रकाशीय ऊर्जा और तापीय ऊर्जा में परिवर्तित। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, ऊर्जा का रूपांतरण, यानी जो आपकी एनर्जी है वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आंसर की बात कर लेते हैं, आंसर कैसे लिखेंगे। When a bulb is connected to a battery, then the energy of the battery is transferred into voltage. ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं, बल्ब को बैटरी से जोड़ते हैं तो जो बैटरी की एनर्जी है वो वोल्टेज में ट्रांसफर हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। Once the bulb receives this voltage, then it converts it into light and heat energy. और जब ये वोल्टेज कहाँ पे पहुंचता है, बल्ब में पहुंचता है, तो बल्ब इसे लाइट और हीट में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, Hence the transformation of energy is given situation can be shown as, इसलिए हम जो ये ऊर्जा का रूपांतरण है कुछ इस तरीके से दर्शा सकते हैं। केमिकल एनर्जी, ठीक है, जो है रासायनिक ऊर्जा जो है वो किसमें परिवर्तित हो रही है, आपकी विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा आपकी प्रकाशीय ऊर्जा और तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से जो है जब भी आप आंसर लिखेंगे तो इस तरीके से आपको बनाना है फ्लो चार्ट। ठीक है, नोट करें। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर, इसे कंप्लीट किया। आई होप आपको इसके सारे क्वेश्चंस जो आज हमने डिस्कस किए हैं वो समझ में आए होंगे। साथ ही साथ हमने कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी भी पढ़ा, यानी ऊर्जा की व्यवसायिक मात्रा क्या है, किलोवाट आवर क्या होता है, यूनिट क्या होता है, ये भी हमने जाना। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। आपको क्या करना है, जितना भी आज पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।